मैं रिकॉर्डिंग जरा स्टार्ट कर दूं साथ, क्योंकि द कोऑर्डिनेटर इज टेलिंग मी दैट सम पीपल आर फेसिंग इशू ज्वाइनिंग द डेमो, तो उनको फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जी। मेरा तारुफ, मुझे आप में से सभी लोग शायद जानते होंगे मेरे YouTube चैनल की वजह से, क्योंकि मैंने अपना YouTube चैनल तब बनाया था जब मैं CSS की प्रिपरेशन कर रही थी। और उसके बाद मैंने CSS 2021 में एग्जाम क्वालिफाई किया और आई हैव बीन एलोकेटेड इनटू ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। क्वालिफाई करने से पहले ही, एज यू ऑल नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो मेरा 3 years प्लस एक्सपीरियंस है पढ़ाने का CSS के स्टूडेंट्स को। लेकिन मैंने फॉर्मली इंग्लिश ऐसे और प्रेसी क्यों पढ़ाना शुरू किया? बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल होता है कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत ग्रिप है, आपने ऐसे और प्रेसी आप क्यों पढ़ाती हैं? तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने पहली अटेम्प्ट में भी इंग्लिश ऐसे और प्रेसी पास किया था और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास किया था, और दूसरी अटेम्प्ट में तो ऑब्वियसली पास हुआ ही था। तो मेरे ख्याल में जो मेथोडोलॉजी मैंने यूज की, जो टिप्स जो ट्रिक्स मुझे पता लगी अपनी 2 साल की तैयारी के दौरान, वो सारी की सारी वो थी जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, जो मेरे जरिए स्टूडेंट्स को पता चले। IR की जहां तक बात है तो वो तो वैसे भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स बनाए हुए ही हैं, उससे तो स्टूडेंट्स को वैसे भी बेनिफिट मिल ही रहा है। तो ऐसे और प्रेसी ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर बहुत सारी जगहों से बहुत सारा धोखा भी खा जाते हैं। तो आई वांटेड कि मैं बहुत ज्यादा सिंसियरली यहाँ पे अपनी सर्विसेज स्टूडेंट्स को दूं, इसलिए आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ऐसे एंड प्रेसी बैचेस इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में क्या क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में लूंगी आज का सेशन, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक है मुझे, तो ज्यादा बोलने की वजह से आई थिंक वो एग्रोवेट ना हो जाए। अच्छा जी, आज हम लोग पहले ये देख लेंगे कि हमारे सेशन में क्लासेस में क्या क्या होगा, ठीक है, ऐसे और प्रेसी की क्लासेस में। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ एसेज आपको पढ़ाऊंगी, और उसके बाद आपको ये सिखा दूंगी कि जब आपके सामने एक ऐसे आए, ऐसे का टॉपिक आए, तो आपने उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसे में चेक क्या किया जाता है। मेरी स्लाइड्स में अगर आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आप ये देखिएंगे कि कुछ चीजें हैं जिनको मैंने ये येलो गोल्डन कलर में लिखा हुआ होता है, उसकी रीजन ये होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो ऐसे में बेसिकली चेक क्या करता है एक एग्जामिनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। प्रेसी राइटिंग के थोड़े से रूल्स डिस्कस कर लेंगे, और आखिर में आपके जो क्वेश्चंस हुए, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योर माइक और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो सेशन है, क्लासेस हैं 1 मंथ की होंगी, वीकेंड्स ऑफ होते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, ठीक है। इसमें मैं डेली बेसिस पे मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में बुक पड़ी हुई है, वो मैं शेयर कर देती हूँ स्टूडेंट्स के साथ। हाफिज करीम दाज चुगताई की बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की, उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की लिस्ट हैं जो कि डेली बेसिस पे हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी प्रिपेयर हो जाए। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, प्रेसी राइटिंग, उसके रूल्स, उसकी क्लास में प्रैक्टिस करवाना, सेंटेंस, पैराग्राफ और पैसेज की प्रेसी, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस, फिर उसका साथ साथ इवैल्यूएशन, क्योंकि मैं साथ साथ असाइनमेंट्स देती हूँ स्टूडेंट्स को। अच्छा, फिर ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। फिर आपकी बाकी ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंटेंस करेक्शन से मैं अपनी प्रेसी की क्लासेस की शुरुआत करती होती हूँ, क्योंकि अगर सेंटेंस आपको करेक्टली लिखना आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप प्रेसी भी लिख लेंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर लेंगे, आप ऐसे भी लिख लेंगे। बाकी सारी चीजें, वॉइसेस, टेंसेस, प्रपोजिशंस, ठीक है, और इनको किन सोर्सेज से प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में। आपकी डेली की क्लास आपको पूरी गाइडलाइन दे देगी पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में, और आपको स्लाइड्स प्लस जो बुक में शेयर करूंगी उसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेसी के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। जहां तक बात करें ऐसे की क्लासेस की, तो ऐसे की क्लासेस में अब देखें, आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से होते हैं, और अक्सर मेरे पास बैचेस में इस तरह का कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर होता है जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल राइटिंग करते हैं, दैट इज वेरी गुड। लेकिन देखें, अगर आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ें तो एट टाइम्स आपको CSS की प्रिपरेशन के साथ साथ लगेगा कि हाँ, ये इस तरह का आर्टिकल लिखा हुआ है कि ये तो मैं खुद भी लिख लूं।
वो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल राइटिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि एसे का स्ट्रक्चर एक डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर और एसे की हर एक टाइप का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। एसे में आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव ऐसे इसका अलग से स्ट्रक्चर है, एक्सपोजिटरी डिस्क्रिप्टिव ऐसे का अलग स्ट्रक्चर है, लिटरेरी ऐसे इसका अलग स्ट्रक्चर है। तो वो स्ट्रक्चर सारा समझना होता है ताकि ठीक तरीके से ऐसे लिखा जा सके। तो वो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। प्लस हम लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी, कंक्लूजन, हर तरह के, और ओपोजिंग स्टांस वाला जो पैराग्राफ होता है, हर एक तरह के पैराग्राफ को हम लोग उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग की क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। प्लस एक अच्छी बात है वो ये कि देखें, जब आप लोग बैच ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का एक ग्रुप बनता है जिसमें डेली बेसिस पे क्लास का लिंक शेयर होता है, लेकिन एक ग्रुप और बनता है जो कि प्रैक्टिस ग्रुप कहलाता है, और उस प्रैक्टिस ग्रुप में असाइनमेंट्स मिलती हैं जो कि तकरीबन डेली बेसिस पे मिल रही होती हैं, ठीक है। और उन असाइनमेंट्स लाइक जो चीज हमने पढ़ी, जैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ा, उसी की असाइनमेंट मिल जाती है। अच्छा, आज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें और सबमिट करवाएं, अगली क्लास से पहले वो चेक हो जाता है। इसी तरह से बॉडी पैराग्राफ पढ़ा, उसकी असाइनमेंट मिल जाएगी। सेंटेंस करेक्शन पढ़ा प्रेसी में, उसकी असाइनमेंट मिल जाएगी। तो इस तरह से असाइनमेंट्स मैं देती रहती हूँ जो कि उस ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स शेयर करते रहते हैं, और साथ ही साथ मैं इवेल्युएट करके उन पे रिस्पॉन्ड करती रहती हूँ। क्लास की टाइमिंग 8 से 9:30 बजे है। आप बाकी जो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं वो आप काइंडली एंड तक होल्ड करके रखें ताकि मैं एंड पे आपको आंसर कर सकूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को वो ये है कि आपने मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना है, स्मार्टली कैसे कलेक्ट करना है, और कम टाइम में कैसे कलेक्ट करना है। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि आपने क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है, फिर वो क्वालिटी मटेरियल कहाँ से आएगा इस पर हम एक पूरी क्लास लेते होते हैं। इन शॉर्ट आपको ऐसे से रिलेटेड सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और इसका लाइक अभी मेरा बैच 7 इज ऑन गोइंग, और वो खत्म होगा एक वीक बाद, क्योंकि ये स्टार्ट होगा जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद 31st को ये स्टार्ट होगा। तो अभी बैच 7 को तो छोड़ के बाकी सारे जो 6 बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उन सबका फीडबैक तो आपने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को जितने भी आउटलाइंस, टॉपिक, सेंटेंसेस वगैरह या रेफरेंस मटेरियल जो भी है या फिर लिंक्स कोई इंपॉर्टेंट, वो मैं साथ साथ शेयर करती रहती हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मेरे ऐसे प्रेसी के सेशन की है वो ये है कि जब मैं इवैल्यूएशन करती हूँ, फर्स्ट आई यूज टू ऑफर इवैल्यूएशन बाकी स्टूडेंट्स को भी, लेकिन अब क्योंकि जो मैंने स्ट्रक्चर सिखाया होता है मुझे वही ऐसे में देखना होता है, वही चाहिए होता है, तो इसलिए अब मैं इवैल्यूएशन सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की करती हूँ। और ऐसे और प्रेसी का एंड पे एक मॉक होता है, एक ऐसे का मॉक होता है, एक प्रेसी का मॉक होता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि मैं इवैल्यूएशन उसकी 1-on-1 करती हूँ। जैसे अभी मैंने आपके सामने अपनी स्लाइड्स की स्क्रीन शेयर की हुई है, इसी तरह आप लोग पीडीएफ में ऐसे लिख के सबमिट करवाते हैं कोऑर्डिनेटर को, और फिर वो ऐसे में आपके सामने इसी तरह से खोल के उसकी हर एक लाइन पढ़ के फीडबैक देती हूँ कि हाँ पे ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, यहाँ पे ये चीज अच्छी लिखी गई है, वगैरह वगैरह, हर एक लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से, हर लिहाज से। तो इवैल्यूएशन का ये तरीका मेरे ख्याल से आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये इवैल्यूएशन मैं ही करती हूँ इस तरह से 1-on-1, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। लेकिन ये होता है कि हर एक स्टूडेंट को वर्ड टू वर्ड पता होता है कि ये मेरी क्या क्या मिस्टेक्स है, मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। चलें, मॉक एग्जाम्स का मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाता है पहले डिसाइडेड टाइम पे, और उसके बाद असेसमेंट का स्केड्यूल भी शेयर हो जाता है ग्रुप में, और फिर जिस स्टूडेंट का जो टाइम होता है उस टाइम पे वो जूम मीटिंग में मेरे साथ इंडिविजुअली आ जाता है, और हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअली पेपर चेक हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा चीजों का। ऐसे की टाइप्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, ठीक है, तो आपको जब अगर पास पेपर्स खोल के देखें, पास पेपर्स के एनालिसिस हम क्लास में करते होते हैं, और उसमें हर एक तरह के, क्योंकि ऐसे क्योंकि डिफरेंट डोमेन्स, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेजेस करते हैं या कोऑर्डिनेटर को मैसेजेस आ रहे होते हैं कि कितनी डोमेन्स जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी। देखिए, मैं आपको कोई एक फुल फ्लेज ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि चले आज हम एजुकेशन पे ऐसे पढ़ते हैं। ये ऐसे पढ़ना, मेरा लिखा हुआ ऐसे पढ़ना आप लोगों के लिए किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आगे एग्जाम में क्या आएगा नोबडी नोज। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि अच्छा हम ये 5-6 डोमेन्स में ऐसे पढ़ेंगे क्लास में, तो दैट इज वेरी वेरी वेरी
रॉन्ग, मतलब वो आप लोगों के साथ नाइंसाफी है अगर आप लोगों को जस्ट लिखा हुआ ऐसे पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। देखें, एक चीज होती है कि आपको मछली पकड़ना सिखाई जाए और एक चीज होती है आपको मछली दे दी जाए कि ये लो खा लो, ठीक है। तो आपको तरीका आना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर में क्या आने जा रहा है, ठीक है। तो जब आपको उसका तरीका पता होगा तो जो भी टॉपिक आएगा आप उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज इस तरह के जो हम लोग ऐसे पे अप्लाई करते हैं, किसी भी टॉपिक पे अप्लाई करते हैं, हमारे पास उससे रिलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे की टाइप्स की अगर बात करें तो एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेटरी एसेज होते हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव एसेज भी कहते हैं, ठीक है। ये वो एसेज होते हैं जो कि आपको सीधी सीधी एक डायरेक्शन गिवन होती है, जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपको इसी डायरेक्शन में ऐसे अपना लेके चलना होता है और उसको बेसिकली डिस्क्राइब करना होता है, अपनी आउटलाइन इस पे बना के लिख लेनी होती है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉन्ट्ररी आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं देना होता। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, आपसे रिकमेंडेशन नहीं मांगी हुई तो आपने यहाँ रिकमेंडेशंस भी नहीं देनी होती। सिमिलरली देखें पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, अब ये किस तरह का टॉपिक है जिसमें आपको एक डायरेक्शन गिवन है कि पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, उसको किस तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए, उसको किस तरह से फॉर्मल बनाया जाए, ठीक है। तो एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी एसेज, इन एसेज को कहा जाता है जिनमें एक डायरेक्शन गिवन है और आप उसको सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में लेके चल रहे हो, अपनी आउटलाइन बना रहे हो और उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हो। प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, सीएसएस 2020 का टॉपिक था। अगेन इसमें आपको एक डायरेक्शन गिवन है कि पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, उस पर बात करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखें लिटरेरी एसेज। लिटरेरी एसेज कौन से होते हैं? अब लिटरेरी एसेज उस तरह के एसेज होते हैं जो कहीं से किसी लिटरेचर के पीस ऑफ लिटरेचर से या फिर किसी पोएम से कोई एक स्टेटमेंट उठा ली जाती है, ठीक है, और वो आपको दे दी जाती है। जैसे आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आपको लिटरेरी ऐसे का टॉपिक बेसिकली डिकोड करना होता है और उसके बाद आप उसको एक्सपोजिटरी ऐसे की डायमेंशन में लेके जा सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे की डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। आपके पास एक रूम होता है फुली खेलने का, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लिटरेरी एसेस को नहीं अटेम्प्ट करना पसंद कर रहे होते, लेकिन जिनको लिटरेरी एसेस की समझ आती है वो अगर इनको अटेम्प्ट करें तो बड़े अच्छे तरीके से लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइफ में एक इंसान की जो भी सफरिंग्स है उससे रिलेटेड वो किस तरह से सफर करता है, राइट तो वो इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से सफर करता है या फिर वो एक सोसाइटी का पार्ट होते हुए किस तरह से सफर करता है। तो डिफरेंट तरीकों से आप इसमें सिनेरियोज बना के अपना ऐसे बना सकते हैं। बट अगेन अगर आप नहीं इस तरह के टॉपिक्स के साथ कंफर्टेबल होते तो आपके पास बाकी तरह के टॉपिक्स में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर होता है कि आप उसको देख लें। और इसके अलावा आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव एसेज होते हैं। अब ये वो एसेज होते हैं जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में होंगे या फिर इनमें ओ आर और वर्ड यूज हुआ होगा, ठीक है, या फिर ये एक ऐसी स्टेटमेंट होगी कि जिसको होगी तो स्टेटमेंट की फॉर्म में, लेकिन आपको पढ़ते साथ ही लगेगा कि नहीं इसकी तो दो साइड्स बन सकती हैं, मुझे इसके फेवर में जाना चाहिए या मुझे इसके अगेंस्ट जाना चाहिए, ठीक है। तो देखें एक क्या होगी, फॉर एग्जांपल आपके सामने टॉपिक है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। ये टॉपिक है जो सीएसएस 2021 में मैंने भी अटेम्प्ट किया था। अब देखिए ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है क्योंकि आपके जहन में ये भी तो आ सकता है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज फॉरवर्ड। अब अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये कहा जाता है, कोई टीचर्स आपको ये कहते हैं कि जो टॉपिक गिवन है आपको उस ही डायरेक्शन में जाना होता है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ह्यूमन इन्वेंशन मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, तो मैं इसको इसी डायरेक्शन में नहीं लेके गई थी, इसको जैसे मुझे लग रहा था कि मैं डायरेक्शन में अच्छे तरीके से लेके जा सकती हूँ मैंने इसको उस तरह से टैकल किया था। डिटेल में मैं क्लास में बताती होती हूँ स्टूडेंट्स को कि मैंने इसको किस तरह से टैकल किया था। लेकिन दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि इस पे आप बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट बात कर सकती हो, या तो आप इस टॉपिक के फेवर में भी जा सकते हो या अगेंस्ट भी जा सकते हो। तो जब इस तरह के टॉपिक्स होते हैं आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव एसेज, तो उनका एक बिल्कुल अलग तरह का स्ट्रक्चर है, उनको उस तरीके से लिखना होता है। सिमिलरली अब ये टॉपिक अगर आपके सामने लिखा हुआ आए इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, तो ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे का टॉपिक है, ठीक है, ये एक्सपोजिटरी ऐसे नहीं है। तो इसमें आपने अगेन या तो इस टॉपिक के फेवर में जाना है या इसके अगेंस्ट जाना है, ठीक है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू ब्रेक डाउन अ टॉपिक। देखिए आपके सामने ये टॉपिक लिखा हुआ है कोविड-19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। मुझे ये बताएं कि इस टॉपिक में आप कोविड-19 पे कितना % ऑफ द ऐसे लिखेंगे, मुझे चैट में टाइप करके बता दें। कोविड-19 पे कितना % ऑफ द ऐसे लिखेंगे आप?
अच्छा, महक ने कहा 2%, हुमा 70%, 40, 10, 70, 10, 25। अच्छा, मुझे डायरेक्ट मैसेजेस क्यों कर रहे हैं आप लोग? 5, ठीक है। अच्छा जी, देखें आपके सामने ये टॉपिक लिखा हुआ है। जब आपके सामने टॉपिक इस तरीके से लिखे गए होते हैं ना कि जैसे कोविड-19 कॉलन अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, इसी तरह से promoting tourism in Pakistan, colon, opportunities and challenges. The emerging power of social media, colon, prospects and problems. तो आपका टॉपिक होता है वो पार्ट जो कि कॉलन के बाद लिखा गया है। आपने कॉलन के बाद जो कुछ लिखा हुआ है उस पे ऐसे लिखना है, ठीक है, इन द लाइट ऑफ वट एवर हैज बिन रिटन बिफोर द कॉलन। लेकिन आपने अब कोविड-19 पे ऐसे नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना है अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। अब आपने ये लिखना है कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में कहाँ कहाँ पर कोई लूप होल्स नजर आए। कोविड-19 के आते साथ ही हमने देखा लूप होल्स नजर आए बहुत सारी जगहों। इकोनॉमी ने इतना सफर किया, लोगों ने सफर किया, हेल्थ ने सफर किया, राइट। तो हर जगह पे हम लोगों को लूप होल्स नजर आए, तो उन लूप होल्स को आइडेंटिफाई करने में कोविड-19 ने हेल्प किया। और उसके बाद उन लूप होल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब उनको फिल कैसे किया जाएगा, ये बात हम लोगों ने अपने इस एसे में लिखनी है। इसमें हमने ये नहीं लिखना कि कोविड-19 क्या था, कैसे आया, उसकी वजह से क्या डिस्ट्रक्शन हुई। सेम गोज फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टूरिज्म पर ऐसे कि टूरिज्म पाकिस्तान में कैसा है, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, नेचुरल सीरेनिक ब्यूटी है वगैरह वगैरह, ये चीजें हम लोगों ने इसमें नहीं लिखनी। हमने ये लिखना है कि उसको उसके लिए प्रमोट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द लास्ट टॉपिक। तो जो कॉलम से पहले पार्ट है उसका क्या करें, फिर उससे उस पे मैक्सिमम एक पैराग्राफ, यानी 5% ऑफ द ऐसे भी वो नहीं होता, मैक्सिमम एक पैराग्राफ आप लोग उस पे लिख सकते हैं जो कॉलम से पहले पार्ट आपका गिवन है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आप पे कि आप लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट देखिएगा, ये टॉपिक है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। इस टॉपिक में जो एग्जांपल्स आएंगी वो पाकिस्तान से रिलेटेड आएंगी, वो पाकिस्तान सेंटर्ड टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जो ये टॉपिक है इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, इसमें अगर आप सोशल मीडिया के प्रोस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स लिखेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया के इमर्ज होने के प्रोस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स लिखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स जो आप देंगे वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, वो पूरी दुनिया से एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि टॉपिक जनरल है या स्पेसिफिक है, ताकि उससे रिलेटेड ये देखा जा सके कि उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने कौन सी देनी है, हमने पाकिस्तान सेंट्रिक एग्जाम्पल्स देनी है या पूरी दुनिया से एग्जाम्पल्स लेके आनी है, ठीक है। अब देखें एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर्स रिपोर्ट हर साल शाया होती है, ठीक है, एफपीएससी की वेबसाइट पे, और उसमें जो जो लूप होल्स नजर आते हैं, जो जो गलतियां मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने की हुई होती है, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स ने की होती हैं, एग्जामिनर्स अपनी रिपोर्ट में वो मेंशन करते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा है एग्जामिनर ने अपने कमेंट में इससे रिलेटेड। The weakest part in majority of the papers was candidates' inability to grasp the crux of any topic. Each topic was based on some argument which in turn required the candidates to explore the relation of two major variables or aspects clearly stated in the topic. The candidates delineated only to one aspect while the other was insufficiently explored or completely ignored. ओके तो अब देखें, अब टॉपिक आपके पास अगर गिवन है, ठीक है, उसमें आपको दो वेरिएबल्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्ट्स गिवन है और प्रोस्पेक्ट्स पूछे हुए, प्रॉब्लम्स पूछे हुए, और आप उनमें से किसी एक को ज्यादा वेटेज दे देते हैं, किसी दूसरे को कम वेटेज देते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। जब एग्जामिनर आपको दो दो वेरिएबल्स देता है एक टॉपिक में, तो आपको उन दोनों को इक्वल वेटेज देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोस्पेक्ट से आपको उसके 8 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपको उसके चैलेंजेस के भी 8 ही पॉइंट्स लिखने चाहिए, प्रॉब्लम्स के भी 8 ही पॉइंट्स लिखने चाहिए। हाँ, 7 और 8 का रेशियो चलता है, ठीक है, मतलब एक आधा ऊपर नीचे हो जाए फाइन, लेकिन आपको ये चीज जहन में रखनी है कि आपने उन टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग इस तरह से
एग्जामिनर को दिखानी है कि एक तो जो कॉलम से पहले वाला पार्ट है उस पर ज्यादा नहीं लिखना, एक पैराग्राफ लिख लिया फाइन, नहीं लिखना तो ऑप्शनल है, ना लिखें। दूसरा ये कि एग्जामिनर को ये चीज बताएं कि आपने पूरे तरीके से टॉपिक को अंडरस्टैंड किया और जिस तरीके से टॉपिक गिवन था उसी तरीके से आपने उसको इक्वल वेटेज दिया हर एक वेरिएबल को। ऐसे में चेक क्या किया जाता है, देखें ऐसे इन 4 चीजों की बेस पे चेक होता है, ठीक है। लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस एंड कंटेंट। आपको लैंग्वेज से रिलेटेड अगर मैं बताऊं, मेरी क्लासेस में ये होता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि प्रेसी की क्लासेस होती हैं तो उसमें सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब चीजें, टेंसेस, टेंसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टेंसेस, ये सब चीजें हैं जो मैं सिखा देती हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनको मैं सिखा देती हूँ कि उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि उनकी ग्रामर की मिस्टेक्स ठीक हो सके, ठीक है। ये हो जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर सिखाना मेरी जिम्मेदारी होती है, कोहेरेंस और कोहेजन दोनों आपके ऐसे में कैसे आएगी वो मेरी जिम्मेदारी होती है, कंटेंट आपने कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, वो मेरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, आपको सिखाना ये सारे। लेकिन लैंग्वेज पे कमांड हासिल करना, अगर आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है तो उसमें मैं आपको गाइडलाइन देती हूँ, प्लस मैं आपको टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ग्रामर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ा देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी की लैंग्वेज बहुत ज्यादा वीक है, ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है, तो उनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। अदरवाइज ये 4 चीजें हैं जिन पे आपका ऐसे चेक होता है, ठीक है। और यही 4 चीजें हम लोग अपनी क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं कि इन द एंड स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि उन्होंने क्या करना है अपने ऐसे में, ठीक है। प्रेसी राइटिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, प्रेसी राइटिंग क्या होती है? प्रेसी राइटिंग में बेसिकली आपसे जो आपका जो जिनकी पहली अटेम्प्ट है उनके लिए बता दूं कि आपका जो इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर होता है उसमें ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको एक प्रेसी पैसेज गिवन होता है जिसकी आपको समरी या प्रेसी लिखनी होती है, जो कि उसके 1/3 के जितनी होती है। जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसकी लेंथ का 1/3 होता है, ठीक है, वो आपने लिखनी होती है, ठीक है। इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जज किए जाते हैं, क्योंकि आपको इन फ्यूचर जाके बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंड करके हायर अप्स के लिए समराइज करके लिखना होता है, ठीक है। आपने बेसिकली ओवरऑल आइडिया ग्रास्प करके अपने अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करना होता है, तो आपकी प्रेसी लिख ली जाती है, लेकिन वो ओरिजिनल पैसेज के 1/3 के लेंथ जितनी होनी चाहिए। 15 मार्क्स इसके होते हैं, प्लस 5 मार्क्स होते हैं कि आप उस पैसेज को कोई टाइटल भी दें। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी लिखी हुई प्रेसी किसी दूसरे की सॉल्व प्रेसी के साथ कंपेयर करके ये पता कराने की कोशिश कर लेंगे कि आपने प्रेसी ठीक लिखी है या गलत लिखी है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। हर एक प्रेसी डिफरेंट होती है, तो फिर प्रेसी चेक करने का तरीका क्या होता है? प्रेसी चेक करने का ये तरीका होता है कि आप प्रेसी लिखें, ठीक है, उसके बाद आप किसी को अपनी प्रेसी पढ़ाएं, ठीक है, और उसके बाद ओरिजिनल पैसेज पढ़ाएं और उनसे ये पूछें कि जो कुछ प्रेसी में कन्वे हुआ था क्या ओरिजिनल पैसेज में भी आपको मेन आइडिया यही पढ़ने को मिला, या फिर आपको ओरिजिनल पैसेज में कुछ ऐसा एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज भी मिली जो कि मेरी प्रेसी में नहीं थी, लैक कर रही थी। तो इस तरह से आपको अंदाजा होगा कि आपने प्रेसी ठीक लिखी है या नहीं। इस तरह से नहीं कि आप किसी और की लिखी हुई प्रेसी के साथ अपनी प्रेसी कंपेयर करें, क्योंकि अगर मैं आप में से किसी भी 2 लोगों को एक पैसेज दे दूं, मैं कहूँ इसकी प्रेसी लिखें, तो दोनों लोग भले सारा दिन साथ रहते हो, उठते बैठते हो, सब इकट्ठा सारी उनकी रूटीन हो, फिर भी उनकी लिखी हुई प्रेसी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, ठीक है। प्रेसी राइटिंग के रूल्स क्या होते हैं? प्रेसी राइटिंग के लिए देखें, एक प्रेसी में सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। एक टाइटल उसका होलिस्टिक सा होना चाहिए। होलिस्टिक सा टाइटल से क्या मुराद है? होलिस्टिक से टाइटल से ये मुराद है कि आपकी प्रेसी का जो टाइटल होता है वो एक अम्ब्रेला की तरह होना चाहिए, जिस अम्ब्रेला ने उसके नीचे का जितना भी पार्ट है उसको कवर किया हो। यानी ये आपकी प्रेसी हो जो नीचे का पोर्शन है, जो स्क्वायर मैंने बनाया, और ये आपका टाइटल होना चाहिए होलिस्टिक सा। आपका ये टाइटल ना तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो, ठीक है, आपकी अम्ब्रेला की छत ना तो बहुत ज्यादा ब्रॉड होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा नैरो होनी चाहिए। अब ब्रॉड या नैरो नहीं होनी चाहिए से क्या मुराद है? मुराद इससे ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको जो पैसेज गिवन है उसका टाइटल था
let's suppose economic problems of women education in Pakistan. ठीक है, लेट्स सपोज विमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान के तो बहुत सारे मसले हैं, राइट, बहुत सारे सोशल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से विमेन को जो है वो नहीं एजुकेशन हासिल करने दी जा रही होती, बहुत से और वजूहात हैं। लेकिन लेट्स सपोज जो पैसेज था वो इस बारे में था कि विमेन एजुकेशन के प्रॉब्लम्स, लेकिन कौन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज आप टाइटल दे दें प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी अम्ब्रेला को बहुत ब्रॉड कर दिया कि आप सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे नहीं रहे, आपने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, ठीक है, और आप उसको नैरो डाउन करके इकोनॉमिक पे नहीं लेके आ सके, यानी आपको टॉपिक की समझ ऐसे के सॉरी प्रेसी के पैसेज की समझ आपको नहीं आई, ठीक है। और लेट्स सपोज आप इसको ये टाइटल दे दें कि बजट कंस्ट्रेंट्स इन वुमेन एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट्स। तो आपने अगर यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में बजट की बात कर दी कि बजट कंस्ट्रेंट है, तो वो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है ना, और बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बनते हैं वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड। तो अगर आपने ये बात कर दी तो इसका मतलब है कि आपने टॉपिक को बहुत नैरो डाउन कर दिया, आप ओवरऑल बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आपने इग्नोर कर दिया। तो आपकी प्रेसी का टाइटल, क्योंकि 5 मार्क्स इसको गिवन होते हैं, तो वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ब्रॉड हो, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए कि बहुत नैरो हो, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो आपकी पूरी की पूरी प्रेसी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हो, जो उसका मेन थीम है वही आपके टाइटल में भी लिखा गया हो। इसीलिए टाइटल को 5 मार्क्स गिवन है और प्रेसी को 15 मार्क्स गिवन है। आपकी प्रेसी देखें, प्रेसी प्रिसाइज होनी चाहिए, उसमें प्रिसीजन होनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दें प्रिसीजन के चक्कर में, कि नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा ना हो जाए, 1/3 से ज्यादा ना हो जाए लेंथ। प्लस प्रेसी में कभी भी प्रॉपर नाउन्स, डेट्स और फैक्ट्स नहीं लिखे जाते, देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है, जो क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाती होती हूँ वो एक्सेप्शन होती है जरूर, उसमें पैसेजेस एक्सेप्शन वाले होते हैं। अदरवाइज ये होता है कि प्रॉपर नाउन्स, डेट्स, फैक्ट्स वगैरह नहीं लिखे जाते नॉर्मली प्रेसी में, ठीक है। बहुत लाजमी है कि आपकी प्रेसी में कोहेरेंस और कोहेजन हो, ठीक है, यानी कि आपकी प्रेसी ओवरऑल उसमें कोई डिस्कनेक्टिविटी ना हो, ठीक है, कनेक्टेड आइडियाज होने चाहिए। और अच्छा जी, अब देखें ये एक सेंटेंस है, इसकी प्रेसी हम लोग किस तरह से लिखेंगे। ये लिखा हुआ है, देयर वर डॉग्स, कैट्स, हेन्स, डक्स, गीज एंड पिग्स बार्किंग, स्क्वीलिंग, क्रोइंग, क्वैकिंग एंड ग्राउलिंग ऑल ओवर द फार्म यार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत सारे नाउन्स मेंशन है, ठीक है, लिस्ट ऑफ नाउन्स गिवन है, ठीक है, प्लस लिस्ट ऑफ साउंड्स गिवन है। तो अब हम इसको क्या करें, इसको प्रिसाइज करने के लिए हम लोग जनरलाइज सा वर्ड यूज कर देते हैं, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स वर मेकिंग वेरियस नॉइजेस ओवर द फार्म यार्ड। लेकिन ये मैंने रेड से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये गलत है। और ये गलत क्यों है, मैंने अभी आपको क्या कहा था, प्रिसीजन के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना कर दें। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डिटेल क्या मिस कर दी, एंड बर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डॉग्स कैट्स ही तो नहीं है, यहाँ पे तो हेन्स, डक्स और गीज भी हैं, यानी यहाँ पे तो बर्ड्स भी हैं। तो इसको अगर हम लोग प्रिसाइज करके लिखें तो हम लिखेंगे डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग वेरियस नॉइजेस ओवर द फार्म यार्ड। तो यूं हमने इस सेंटेंस को प्रिसाइज करके शॉर्ट करके लिख दिया। जो वहां पे एनिमल्स और बर्ड्स मेंशन थे उनकी जगह एनिमल्स और बर्ड्स लिख दिया, और उनके जो नॉइजेस मेंशन थे, उनकी जो वॉइसेस मेंशन थी, उसकी जगह हमने नॉइजेस का वर्ड यूज कर दिया। तो जनरलाइज करके हमने थीम क्या था उसको वहां से पिक किया और अपने वर्ड्स में लिख दिया। अच्छा, ये कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ हैं, उनमें से कुछ का फीडबैक मेरी प्रेजेंटेशन में कोऑर्डिनेटर ने इंक्लूड कर दिया है, आप ये देख सकते हैं।
This was one of my very 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 good students और I'm really hoping, I really hope कि ये qualify कर लें. He has appeared in CSS 2022. One important thing, देखें अगर आप लोग if you willing to join my batch 8 for English essay and Prezi, that is totally up to you. आपने नहीं ज्वाइन करना, that is totally up to you. लेकिन जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए आपको जितनी भी चीजें मैं सिखाऊंगी, आपने पेपर तक वो किसी को नहीं बतानी, वो आपने खुद तक रखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस तरह की चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली आप ये तो नहीं ना कर सकते कि आप हर किसी को बता दें और वो चीजें कॉमन हो जाएं. ठीक है, एग्जामिनर को कुछ डिफरेंट आपके पेपर में नजर आएगा तो तभी वो आपके पेपर को पढ़ने के लिए कंपेल होगा और फिर वो आपको पास करने का सोचेगा, क्योंकि ऐसे प्रेसी में तो हमने स्पेशली ऐसे में तो ये करना होता है ना कि पास होना होता है. बिकॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू माय टीचर्स, मैं उनको लिखा हुआ कुछ चेक करवाती थी, मैं पूछती थी सर इस पे 40 आ जाएंगे, तो सर कहते थे 40 से ऊपर आ जाएंगे, तो मैं उनसे कहती थी नहीं सर 40 चाहिए, बाकी मैं इधर उधर से पूरे कर लूंगी. तो इसलिए आपने ये चीजें, ये टिप्स, ये ट्रिक्स खुद तक रखनी है. चलें जी, अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन रेज योर हैंड. आई विल आस्क यू टू अनम्यूट योर माइक्स वन बाय वन और फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आपके पास हैंड रेज करने का ऑप्शन है, यू कैन रेज योर हैंड. मैं आपको अनम्यूट करूंगी और फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, मैं आंसर कर दूंगी. जी बिलाल, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम अ बिग फैन. मैं आपकी यूट्यूब सीरीज फॉलो कर रहा हूँ सिंस लाइक 2020 जब से मैंने स्टार्ट किया है. वेरी मच बिलाल. मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी. ओके मैम, द क्वेश्चन इज सॉरी आई जॉइंड लेट बिकॉज आई वाज स्टक इन ट्रैफिक. तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ऑल इन दिस प्रोसेस कि मैं एसए को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ एंड आई वाज एक्चुअली वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि मैंने पहले भी एसए लिखे हैं और वो चेक भी कराया है, मैंने नोवा से एक सेशन लिया हुआ है. तो इसमें मैम कितने ऐसे इवेल्युएट होंगे और मतलब वो टाइमली इवेल्युएट हो के मतलब रिस्पॉन्ड किया जाएगा उनको, या जिस तरह वहाँ मेरे साथ हुआ था कि वो 4-4 हफ्ते नहीं आते थे इवेल्युएट होके. देखिए अकेडमी में फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी तो पता होता है ना कि कितने ज्यादा हैं. ठीक है, तो होता ये यूजुअली अभी लाइक मेरा बैच 7 चल रहा है लेकिन बैच 6 की इवैल्यूएशन हो चुकी है. ठीक है, वो ये था, वो भी उन स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ था कि मैम थोड़ा सा लेट हमारा मॉक लें क्योंकि बीच में स्क्रीनिंग टेस्ट आ रहा है, तो इस वजह से उनका थोड़ा सा मैंने लेट लिया था. अदरवाइज ये होता है कि जब सेशन कंप्लीट होता है तो उसके एक वीक के अंदर अंदर मैं शेयर कर देती हूँ. ठीक है, एक वीकेंड पे मैं ऐसे शेयर करती हूँ और वो स्टूडेंट्स लिख के सबमिट करवाते हैं. ठीक है, मॉक पेपर, और उससे अगले वीकेंड पे उनका स्केड्यूल हुआ होता है कि उनका चेक हो रहा है मॉक. इतना ही डिले है. And another question, I guess that's a favor. Okay, in the end of the session, would you like have a journal
conversation scenario type something, इसमें not only about essay but because I'm a fan of your IR, like मैंने अपनी IR आप ही की वीडियो से लेक्चर से की है या सर बिलाल पाशा से की है, जी तो जी मतलब I'm not willing to join any academy again, तो just a normal conversation about other subject or related CSS, a single meeting is quite enough, मतलब या ओवरऑल ऐसे में ही वो हो जाता है बात होता करते है हुए। बिलाल, ये होता है असल में। इस तरह से होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है तो क्लास के एंड पे स्टूडेंट्स के अक्सर इस तरह से बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ना सिर्फ ये, मैं उनको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताती हूँ, और मैं उनको बहुत सारी वो चीजें बताती हूँ कि बाद में फिर वो दुआएं देते हैं। तो ये तो आप खुद देख लेंगे वंस यू विल ज्वाइन। लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट्स क्योंकि जब एट टाइम्स ऐसा होता है क्लास खत्म होती है तो स्टूडेंट्स लीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दे आर ईगर टू लर्न मोर, ठीक है। तो उनके लिए वैसे तो बाकी का सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करके सिर्फ उनको बिठा के बताती हूँ कि अच्छा हाँ जी, इसको ऐसे करना है, आपने क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है, आपने हेडिंग्स ऐसे देनी है, आपने कोट कैसे करनी है, चीजें वो सब चीजें मैं बता रही होती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली, और टाइम मैनेजमेंट बाकी ऐसे बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आई डोंट नो आपने ये फीडबैक देखा या नहीं, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स ने मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट में ही नहीं बाकी चीजों में भी मैम ने हमें गाइड किया, तो वो मैं करती हूँ। दैट इज एक ट्रेडिशन है, सेट हुआ हुआ है क्लासेस का। That's a very good gesture of you, ma'am. And leading question. Sorry, मैं ज़्यादा time take कर रहा हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं। और ये था actually I wanted कि मैं I was looking you as a mentor. I was looking for you as a mentor, not for essay only, but for all subject. But आपका busy schedule है, तो आपने IR की भी नहीं ली क्लासेस, आप सिर्फ ऐसे और पैसे की तरफ ही हैं इस दफा। तो जी I was very eager कि आप अगर IR और दूसरे सब्जेक्ट को, because आपके सब्जेक्ट्स और मेरे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वही हैं, अच्छा। तो आपने मैम बाकी नहीं करने, मतलब I was actually looking for a mentor ना, कि for oral guidance। मैं बाकी सब्जेक्ट्स में कर दूंगी गाइड, पेपर अटेम्प्टिंग का बता दूंगी, सोर्सेज बता दूंगी कहाँ से पढ़ें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ। क्योंकि अभी जहां तक बात है टाइम की, तो पहले टाइम होता था, अब क्या करूं, अब मैंने शादी कर ली है और प्लस हमारी सीटीपी स्टार्ट बहुत हो रही है मुबारक है आपको। 14 नवंबर से, तो बस बहुत मसले हैं, बहुत बिजी हो गई हूँ। अदरवाइज मुझे यही था कि मैंने लेक्चर्स भी कंटिन्यू करने हैं, बहुत कुछ मैंने चैनल से भी रिलेटेड सोचा हुआ था, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स। लेकिन मैम आई एम अ बिग फैन। थैंक यू सो मच बिलाल, दैट वाज सो ओके, स्वीट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, यू अल्लाह वेलकम। हाफिज। अच्छा, मेरे ऑप्शंस महक पूछ रही हैं, मेरे ऑप्शंस थे इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएस हिस्ट्री, जियोग्राफी, क्रिमिनोलॉजी और बिजनेस एड। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ लें। अगर हैंड रेज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो चैट बॉक्स में पूछ लें, और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड कर देते हैं। अच्छा चलें जी। राइटिंग स्टाइल को कैसे इम्प्रूव करें? अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। सेम स्ट्रेटेजीज विल बी यूज्ड इन पीएमएस एग्जाम। कौन सा पीएमएस एग्जाम बोल रहे हैं आप, कौन से प्रोविंस का? पंजाब इंस्टेड ऑफ ज्योग्राफी, रेस्ट आर द सेम। ठीक है बिलाल, थैंक यू हारून। पीएमएस पंजाब। अच्छा, पीएमएस पंजाब में स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली हाँ पेपर अटेम्प्ट करने की तो वही यूज होती है, अदरवाइज आपको सब्जेक्ट्स का तो है ही आइडिया कि वो सीएसएस से डिफरेंट होते हैं, आपने वहां पे तीन ही जो है वो ऑप्ट करने होते हैं। अच्छा, पहले मैं राइटिंग स्टाइल का बता दूं। देखिए, राइटिंग स्टाइल से आपकी क्या मुराद है ईसा? अगर राइटिंग स्टाइल से आपकी ये मुराद है कि आपको ग्रामेटिकली सही नहीं लिखना आ रहा तो आपने वो इम्प्रूव करना है, तो उसका ये तरीका है कि देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग किसी ना किसी टेंस में कोई बात लिख रहे होते हैं, राइट? तो अगर वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई बात कर रहे हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई बात कर रहे हो, तो आप उसका रूल देखो, रूल क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई 4-5 सेंटेंसेस लिखो कि अच्छा मैं अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग 4-5 सेंटेंसेस लिखता हूँ। उन सेंटेंसेस को रूल्स के साथ कंपेयर करके देखो आप, अगर रूल्स के साथ कंपेयर करने में आपने सेंटेंस ठीक लिखा है, एज पर द रूल्स लिखा है, तो दैट मीन्स कि आप सही लिख रहे हैं। कंटेंट को कैसे इंप्रूव करना है? कंटेंट को कैसे इंप्रूव करना है? कंटेंट को इंप्रूव आपने करना है अच्छे सोर्सेज से कंटेंट को पढ़ के। टाइप्स की बेसिस पे ऐसे कवर होंगे।
राहील आई थिंक राहील है आप शायद। अच्छा, ईसा आप पूछ रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें और डॉन की डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे याद करें। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको पहले कोई ना कोई कंटेंट पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपने कुछ पढ़ा होगा तो ही आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। लेकिन लाइक कुछ फॉर्मूलाज मैं इस तरह के बताती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर मैं अभी आपको एक टॉपिक दूं और मैं कहूँ चलें जी इसको यूज करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके जहन में उससे उसको यूज करके आ ही जाएंगे। डॉन के डिफिकल्ट वर्ड्स को याद नहीं करना होता आपने, आपको किसने कहा है कि आपने डॉन के डिफिकल्ट वर्ड्स याद करने होते हैं सीएसएस के लिए? मिसगाइड ना हुआ करें। Would to cover other subjects before taking session for essay. What would be your point of view regarding this, madam? अच्छा, अबू बकर आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ मेंटोर्स ये कहते हैं कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को कवर कर लें और एसए को आखिर तक छोड़ दें। मैं ये कहूंगी कि आप एसए को सबसे पहले कवर करें। अब आपके जहन में ये चीज होगी कि अच्छा कुछ पढ़ा हुआ है ही नहीं तो फिर एसए को कैसे कवर करें। तो आई थिंक मेरे बैच 5 में एक स्टूडेंट थे, क्योंकि वो बैच 5 लाइक सीएसएस हाँ 2022 का जैसे एग्जाम हुआ था तो उसके फौरन बाद था। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात बोली थी कि आप जिस तरह से कंटेंट का तरीका बता रही होती हैं तो उस लिहाज से तो हम लोग कोई सब्जेक्ट भी ना पढ़ा हो तो सबसे पहले हम लोग ऐसे की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ऐसे के लिए कंटेंट इज डिफरेंट, आपको डिफरेंट मेहनत करनी पड़ती है अलग से ऐसे का कंटेंट पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भले हेल्प करेंगे, वो आखिर में कर देंगे, लेकिन आप एसए को सबसे पहले करें। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको मुश्किल दे रहा है, जो फेल सबसे ज्यादा होता है, आप उसको एंड तक क्यों छोड़ सकते हैं सिर्फ ये सोच करके क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ेंगे तो वो कंटेंट आपको हेल्प करेगा। आप एसए के लिए अच्छा कंटेंट, क्वालिटी मटेरियल क्यों नहीं खुद से अलग से ढूंढते, जो आपको एसए में ही नहीं बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। नहीं, यूएस हिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे मुनज़्ज़र नहीं है यूट्यूब पे। अच्छे सोर्सेज हमें किस तरह से पता चलेंगे? देखिए, अच्छे सोर्सेज में सबसे पहले बुक्स होती हैं, लेकिन अब अगेन आपको बुक्स को भी स्मार्टली पढ़ना होता है। ठीक है, हाँ जी, पास्ट एसेस की डिस्कशन करेंगे हम। 2016 से लेकर 2022 तक के एसेस की मैंने एक फाइल बनाई हुई है टॉपिक्स की, डिफरेंट डोमेन वाइज के। अच्छा, ये वाटर से रिलेटेड था, ये एजुकेशन की डोमेन से आया हुआ था, ये करंट डिबेट से आया हुआ था, वो हम सारे डिस्कस करते हैं क्लास में। नहीं, ईसा, ईसा अच्छा, ईसा का एक क्वेश्चन है, मैं ये आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहती हूँ। ईसा कह रहे हैं कि कहते हैं कि डॉन न्यूज़पेपर रीड करें और फोर्सफुल लैंग्वेज यूज करें राइटिंग में। प्लीज ऐसा नहीं है, आप लोगों से रिक्वायर्ड है। देखें, सीएसएस के लिए एलिजिबिलिटी होती है बीए, 14 इयर्स एजुकेशन। आपको बीए लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए अपना ऐसे पास करने के लिए, क्योंकि आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप आसानी से अपनी बात एग्जामिनर तक कन्वे कर सकें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपको कोई फोर्सफुल लैंग्वेज, फ्लावरी लैंग्वेज नहीं रिक्वायर्ड होती यूज करना ऐसे में। ठीक है, वोकैबलरी कोई नहीं, आपके पास बहुत बड़ा वोकैबलरी का बैंक होना चाहिए। आप जितना सिंपल लिखेंगे वही आपकी स्ट्रेंथ है, जितना सिंपल लिखेंगे उतने गलती करने के चांसेस कम होंगे, उतना एग्जामिनर को ये इंप्रेशन नहीं मिलेगा कि ये मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनर को इंप्रेस करने की कोशिश की तो आप खुद डिप्रेस हो जाएंगे। अच्छा इनामुल्ला, देखिए कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आप किसी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको आर्ग्यूमेंट ज्यादा बेहतर नजर आएगा। अगर आप किसी पाकिस्तानी ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो आपको जस्ट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस ही मिल रहा होगा। नहीं नहीं, मेरी कोई बुक नहीं है सीएसएस पीएमएस के हवाले से, लेकिन हाँ शायद फ्यूचर में आ भी जाए, मेरा है इरादा बुक लिखने का। नहीं, एक मॉक एग्जाम होता है राइल, एक ऐसे का होता है और एक प्रेसी का होता है, वो सेशन खत्म होने के बाद होता है। ठीक है, इन केस अगर कोई ये चाहे, लाइक फॉर एग्जांपल बैच 6 की एक स्टूडेंट थी, वो ये चाह रही थी कि मैम आप अगले बैच के साथ मेरा मॉक ले लीजिएगा, मैं अभी नहीं देना चाह रही, तो उनका मैंने आगे पे शिफ्ट कर दिया था। अदरवाइज बैच के बाद होता है, लाइक एक हफ्ता छोड़ के। अच्छा, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें ये मैंने आपको बताया अभी, ग्रामर को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, कि वही रूल्स के साथ आप उनको कंपेयर करें और फिर अपने लिखे हुए सेंटेंसेस को आप इवेल्युएट कर लें। पॉलिटिकल साइंस के लिए सोर्सेज मुझे लगता है मैंने अपने इंस्टा पे शेयर किए हैं, अगर नहीं किए हुए तो मैं दोबारा कर दूंगी। ठीक है, पब्लिक ऐड के किए थे, पॉलिटिकल साइंस के भी मैं कर दूंगी। नहीं हारून, वो बुक नहीं है अभी फिलहाल।
थैंक यू रिजा। अच्छा इनाम एक्चुअली वो मैं खुद नहीं कर रही, तो इसलिए एग्जैक्ट सोर्स तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ से किए जा रहे हैं, वो मेरे कोऑर्डिनेटर कर रहे होते हैं। Have you recommend books that cover most syllabus? अली मैं अपने चैनल पे, आई डोंट नो आप कहना क्या चाह रहे हैं अपनी बात से, मैंने अपने चैनल पे सोर्सेज बताए हुए हैं करंट अफेयर्स के, हर एक सब्जेक्ट के अलग 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 से 2-2 मिनट की वीडियोस बना के मैंने सोर्सेज बताए हुए हैं, और बाकी के सब्जेक्ट्स के भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी। मैक्सिमम आउटलाइन एक ऐसे में, अच्छा मैक्सिमम जो कंक्लूजन जो है ऑन एवरेज 100 वर्ड्स का होता है, ठीक है, अप टू 150 वर्ड्स भी जा सकता है। और आउटलाइन एक ऐसे में आपकी एक पेज की एक साइड, और लाइक एक पेज की 2 साइड्स, और तीसरा पेज आधा, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा लंबी आपकी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा लंबी आउटलाइन लिखेंगे एग्जाम में बोर हो जाएगा। सेशन के बाद ऐसे इवेल्युएट करवा सकते हैं महक, लेकिन इस दफा के लिए बहुत ज्यादा एक श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मैंने जाना है सीटीपी के लिए, तो मुझे नहीं पता कि उसमें टाइम होगा या नहीं होगा। अगर टाइम होगा तो डेफिनेटली करवा सकते हैं। इंस्टा पे मैं लर्न टू लीड विद आयशा से ही हूँ। प्लीज शेयर योर कंप्लीट स्केड्यूल विद डेज एंड टाइमिंग, वांट टू ज्वाइन। अच्छा रिजा 31 ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह मंडे है, वो मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। 1 मंथ का सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, और क्लास टाइमिंग 8 to 9:30 है। 8 to 8:45 ऐसे की क्लास होती है, और 8:45 to 9:30 प्रेसी की क्लास होती है। प्रेसी और ऐसे की क्लासेस हम लोग लाइक ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, टाइमिंग इनकी आपस में हम लोग चेंज भी कर लेते होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत इशू हो कि नहीं पहले प्रेसी की रख लें बाद में ऐसे की रख लें, तो वो हो जाता होता है, लेकिन टाइमिंग 8 to 9:30 है। फॉरेन ऑथर की बुक, अच्छा फॉरेन ऑथर की बुक मैं आपको कौन से सब्जेक्ट की सजेस्ट करूँ इनामुल्लाह? Have you any knowledge about physics? How to prepare physics for CSS as an optional subject? अच्छा हारून, मैं फिजिक्स के भी सोर्सेज इंस्टा पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। फिजिक्स मेरे जो फेलो कॉमनर्स ने जो सोर्सेज पढ़े थे, ठीक है, वो सोर्सेज मैं शेयर कर दूंगी। फिजिक्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप उसको ऑप्ट करें। नहीं नहीं, लाइव सेशन होगा, रिकॉर्डेड सेशन तो नहीं होता मेरा। और ये होता है कि क्लास लाइव होती है, जैसे अभी आपके साथ बात हो रही है, क्लास हो रही है, लेकिन जो कोई क्लासेस को मिस कर लें, लाइक किसी दिन आप नहीं भी अवेलेबल होते, तो फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है उसी दिन का। हाँ जी इंशाल्लाह मैं करूंगी, मुनज़्ज़ा सोर्सेस शेयर करूंगी। इंटरनेशनल रिलेशंस की तो वीडियो बना के रखी हुई है, अपलोड करने का टाइम नहीं मुझे मिला। अच्छा सीएसपी कर लूं, कहाँ पे सीएसपी कर लूं? थैंक यू ईसा। अच्छा कुछ लोग बीच में मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे होंगे मैं खुद से जवाब दे रही हूँ। यू वेलकम हारून। अच्छा how many pages required to deal with 20 marks long question? 10 sides मुनज़्ज़ा। now you will say 10 sides कैसे, तो ये चीज भी बिलाल मैं क्लास में डिस्कस करती होती हूँ कि 10 sides आपने कैसे लिखनी है। regarding current affairs what do you recommend? ओके विद सीएसपी आयशा, ओके ठीक है कर दूंगी। वो जब मैंने क्वालिफाई नहीं किया था एवरीबडी यूज्ड टू आस्क अच्छा हु आर यू अ सीएसपी एंड ऑल दैट, लेकिन कोई नहीं, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग। अच्छा जी करंट अफेयर से रिलेटेड सोर्सेज बिलाल, देख एक तो छोटी छोटी वीडियोस देखा करें, अल जजीरा इंग्लिश की स्टार्ट हेयर वाली बंदी जो वीडियोस बनाती है वो बड़ी अच्छी बनाती है, VOX वॉक्स की वीडियोस देखा करें। अच्छा उसके अलावा ये ग्रेविटास इंडियन है, ये भी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती है, अगर पाकिस्तान से रिलेटेड बनाए तो उसमें बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन जनरली टॉपिक्स पे अच्छी वीडियोस होती हैं, छोटी छोटी वीडियोस। उसके अलावा इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जर्नल ग्लोबल विलेज स्पेस, जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इनके जर्नल्स भी आते हैं। paradigmshift.com.pk, इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट, पिल डैट, और एक और है स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद। ये सब वो सोर्सेज हैं जिन पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत डेटा मिलेगा, बड़ा अच्छा अच्छा डेटा मिलेगा। बाकी अगर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, फॉरेन अफेयर्स
इनके अगर आपको एक्सेस मिल जाए, द इकोनॉमिस्ट की एक्सेस मिल जाए, तो इनमें बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। थोड़ी बहुत ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में जो है वो मिल भी जाती है एक्सेस। ईसा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस को कैसे प्रिपेयर करें? देखें, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है ना, उसको पढ़ के देखें। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो फिर उसको प्रिपेयर करें। अगर नहीं है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है वो सब्जेक्ट आपके काम का नहीं है, उसको छोड़ दें, कोई और सब्जेक्ट चूज करें। सब्जेक्ट हमेशा अपने इंटरेस्ट की बेस पे चूज करें। इनामुल्लाह, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक्सेट्रा, लाइक ऐसे टॉपिक क्या इनामुल्लाह? आगे आपने पूरी बात नहीं की। चले हारून, थैंक यू। अच्छा जी, काइंडली मेक वीडियो ऑन दीज वेबसाइट्स पे चलें। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया ली, चलें ये भी बना देती हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम मिला तो जरूर बनाऊंगी। चलें, और किसी का है कोई सवाल? ये एंड करें? यू वेलकम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इनामुल्लाह, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशल मीडिया, ये हमने बहुत सारे लाइक डिफरेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, ठीक है। एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया। मुझे सोचना पड़ेगा, एक मिनट इनामुल्लाह, मैं आपके क्वेश्चन। वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, अच्छा जी, ईसा कह रहे हैं अपने किसी फेवरेट कोट से एंड करें। मैं अपना कोई फेवरेट कोट, चले मैं आपको बताती हूँ। वो एक है जो मैं बचपन में बहुत ज्यादा अपनी जो असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में हम नहीं एंड पे कोटेशन बता रहे होते, तो मैं ये कहा करती थी बहुत ज्यादा, द होल वर्ल्ड स्टेप्स असाइड फॉर द पर्सन हु नोज दैट वेयर ही इज गोइंग। और वाकई में ऐसा है, अगर आपको पता है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर यू आर हेडिंग टू, तो सारी दुनिया, सारी कायनात जो है ना, वो आपको उधर पहुंचाने में लग जाएगी। और ऐसा होता है बहुत। ये सोर्सेस किसने किसने पूछे थे? आई थिंक इनामुल्लाह ने पूछे थे। किसने? ये जो वुमेन एम्पावरमेंट और ये सारे सोशल मीडिया वगैरह, ये आप पूछ रहे हैं ना कोई फॉरेन ऑथर की बुक, मैं देखूंगी कि कोई ऐसी बुक हो जिसमें ये मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और फॉरेन ऑथर की हो, तो मैं शेयर कर दूंगी इसको भी, ठीक है। फिजिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, और तीसरा ये तीनों तरह के सोर्सेज मैं इंशाल्लाह इंस्टा पे शेयर कर दूंगी। और राइल में हर एक डिफरेंट टॉपिक के लिए कोई डिफरेंट बुक रिकमेंड कर रही होती हूँ, लेकिन आपको वो बुक पूरी नहीं पढ़नी होती, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है। थैंक यू हारून। इंशाल्लाह बिलाल, ठीक है, थैंक यू। चलें जी, हम एंड करते हैं। आई थिंक आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।